हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना टॉपिक लेकर। और हम पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसका क्या महत्व है, या हमें स्विट्जरलैंड के संविधान को क्यों पढ़ना चाहिए, उसका क्या महत्व है, हम उसे क्यों पढ़ें, इस बारे में हमने जाना था प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम संविधान के जो विशेषताएं हैं, जो स्विट्जरलैंड की जो संविधान है, स्विट्जरलैंड के जो संविधान है उसके जो विशेषताएं हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब महत्वपूर्ण बातों को या उनकी विशेषताओं को को विस्तार से जानेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप स्विट्जरलैंड के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो यही है, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक का जो फोकस रहने वाला है वो पूर्णतः किस पर फोकस रहने वाला है, वो पूर्णतः उसका फोकस रहेगा पूर्णतः विशेषताओं पर, संविधान की विशेषताओं के ऊपर इसका फोकस पूर्णतः रहने वाला है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है इसकी जो विशेषताएं हैं, मैंने यहाँ पर इनकी 13 जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं संविधान की, वो मैंने जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं मैंने मेंशन की हुई है। मैं वन बाय वन करके बारी बारी से आपको इनकी सभी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली विशेषता कि जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसकी सबसे पहली विशेषता जो अमूमन सभी देशों में पाई जाती है ब्रिटेन को छोड़कर, वो ये है कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वह निर्मित है, लिखित है और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। देखिए, जो वर्तमान जो संविधान है स्विट्जरलैंड में वो 1998 में बनाया गया था और 1999 में उसे लागू किया गया था। लेकिन इससे पहले क्या वहां कोई संविधान नहीं था? बिल्कुल था। इससे पहले 1848 में 1848 में यहां पर संविधान बनाया गया था, जिसे 1874 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, इस संविधान से स्विट्जरलैंड गवर्न होता था। लेकिन 1998 में इस संविधान को खत्म कर दिया गया। 1848 में जो निर्मित संविधान था, जिसे 1874 में पूर्णतः संशोधित किया गया था, उसे 1998 आते आते समाप्त कर दिया। 1998 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को 1999 में लागू किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो स्विट्जरलैंड में जो संविधान है उस संविधान को 1998 में बनाया गया है और 1999 में उसे लागू किया गया है, जिसमें 195 अनुच्छेद हैं, या हम कह सकते हैं धाराएं हैं। 195 क्या है? धाराएं हैं, और 4 उसमें क्या है? अध्याय हैं। ठीक है, तो वर्तमान जो संविधान है उसमें 195 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं, और जो 1999 में लागू हुआ है और 1998 में बना है। उससे पहले का जो संविधान था वह 1848 में बनाया गया था और उसे 1998 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये थे कि इसमें 195 आपकी धाराएं हैं और 4 इसमें आपके अनुच्छेद आपके अध्याय हैं, और ये 1999 में लागू हुआ है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है कठोर संविधान। देखिए, कठोर संविधान वे संविधान कहे जाते हैं जिनमें संशोधन आसानी से नहीं होता। चूंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसमें संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए उसके संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, इसलिए वहां के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। इसी प्रकार से जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, इसके संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वह भी काफी जटिल है। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे थोड़ा सा लचीली जरूर है, लेकिन फिर भी ये काफी कठोर प्रक्रिया से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। भारत में लचीली और कठोर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं संविधान में संशोधन करने की। कुछ प्रावधानों में आसानी से परिवर्तन हो जाता है भारत में, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, बहुत ही कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ती है भारत में भी। तो भारत में जो संविधान की जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो मिश्रित किस्म की है, कठोर भी और लचीली भी। वहीं अमेरिका में कठोर है और ब्रिटेन में सरल है, लचीली है। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है, यह प्रक्रिया काफी कठोर है, कम से कम ब्रिटेन और भारत की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा कठोर है, अमेरिका से नहीं है, अमेरिका से थोड़ा सा
सरल है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्राचीनतम गणराज्य। देखिए दुनिया का सबसे प्राचीन जो गणराज्य है आधुनिक विश्व में वो कौन है, वो स्विट्जरलैंड ही है। देखिए इसके टाइम पे 1870 तक जो यूरोप है, पूरे यूरोप में सान मोरिनो और हंसा टाउन जो बहुत ही छोटे देश हुआ करते थे, गणराज्य हुआ करते थे उस समय, ये भी गणराज्य 1870 तक हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे नहीं, बहुत ही छोटे किस्म के थे। लेकिन स्विट्जरलैंड इनकी तुलना में काफी बड़ा और महत्वपूर्ण देश था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में अगर कोई महत्वपूर्ण देश था जिसके अंदर गणराज्य रहा था तो वो कौन था, वो स्विट्जरलैंड था। तो ठीक है, इसके 1870 तक ये दो देश और थे, मगर ये दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हंसा टाउन और ये सान मैरिनो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे नहीं थे, इसलिए हम इनको कंसिडर कई बार नहीं करते हैं। तो सच्चाई यही है कि जो स्विट्जरलैंड है वही प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है। चौथी जो इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो यह है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और उसके साधन आज भी अपनाए जाते हैं। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मेरा क्या मतलब है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मेरा मतलब यह है कि जो शासन का जो स्वरूप है उसमें जनता स्वयं शासन करती है, ना कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, मगर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में, किसमें, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद शासन करती है। ऐसा स्विट्जरलैंड में आज भी पाया जाता है। वहां के एक पूर्ण कैंटन में तथा 5 और 4 अर्ध कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मेरा मतलब क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मेरा मतलब यह है कि इन 5 जगहों पे 4 अर्ध कैंटन है और एक पूर्ण कैंटन है, इन 5 जगहों पर लैंडजी माइंड्स की व्यवस्था है। लैंडजी माइंड्स का मतलब यह है कि जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग लेती है। इन शॉर्ट दूसरा नाम कह सकते हैं, यही क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में भी तो यही होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में भी यही होता है कि जनता कानून निर्माण में डायरेक्ट भाग लेती है। क्या करती है जनता, कानून निर्माण में डायरेक्ट भाग लेती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था है इसकी कि जनता कानून निर्माण में पूर्णतः रूप से संलिप्त रहती है। इसी को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। और यहाँ पर एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में ये व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश अगला पॉइंट है हमारा, 5वां पॉइंट है। क्या है कि वो 5वां पॉइंट क्या है कि जो स्विट्जरलैंड है वह संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। कैसा देश है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। यहां पर जो संविधान है उस संविधान में तो देखिए मेंशन करा है कि यह परिसंघात्मक देश है। क्या है, परिसंघात्मक का मतलब है राज्यमंडल या कॉन्फेडरेशन जिसे कहते हैं, कॉन्फेडरेशन इसको कहा गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये परिसंघात्मक ना होकर क्या है, संघात्मक है। देखिए संघात्मक देश वो होता है जिसमें उसकी इकाइयों को उससे अलग होने का अधिकार अमूमन नहीं होता। लेकिन परिसंघात्मक देश में वहाँ की जो इकाइयाँ होती हैं, यानी कि जो राज्य होते हैं, उनको उनके केंद्र से या संघ से अलग होने का अधिकार होता है। तो ऑफिशियली तो जो संविधान में जो लिखा हुआ है वो ये है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी व्यवस्था संघात्मक हो गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश एक ऐसा देश होता है जहां पर 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। मैंने आपको कई लेक्चर में बताया है, एक संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो ये दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं और इनके क्षेत्र या शक्तियों का बंटवारा कौन करता है, वो संविधान करता है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए शक्तियों को लेकर तो उसका निपटारा कौन करता है, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है।
ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। और राज्यों के लिए, राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां की जो संसद होती है उसका जो दूसरा सदन होता है, उस दूसरे सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के प्रतिनिधित्व किया जाता है किन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा। इस प्रकार की व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था में होती है। स्विट्जरलैंड में पूरी की पूरी व्यवस्था वहां पर मौजूद है, सिवाय एक सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को छोड़कर बाकी सभी व्यवस्थाएं स्विट्जरलैंड में पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है वह संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वह है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। उदारवादी दर्शन पर आधारित मतलब उदारवादी जो दर्शन है वो व्यक्तिवादी किस्म का है। व्यक्तिवादी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिवादी दर्शन होता है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। किस पर? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं इस प्रकार के जो दर्शन, उदारवादी दर्शन पर आधारित जो संविधान होते हैं। देखिए दुनिया की ज्यादातर जो संविधान है आज के समय में वो उदारवादी दर्शन पर ही आधारित हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी उदारवादी दर्शन पर आधारित हैं। कुछ जैसे कि चीन, पूर्व सोवियत संघ, ये समाजवादी दर्शन पर आधारित है। किस पर? समाजवादी दर्शन पर आधारित है। तो दोनों प्रकार के दर्शनों पर आधारित तुम्हें संविधान मिल जाएंगे। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान का जो दर्शन है वह क्या है? उदारवादी किस्म का है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चीज को हम समझते हैं कि जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वह उदारवादी दर्शन को फॉलो करता है और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट है संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। क्या? समन्वय। देखिए समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यही तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। देखिए दुनिया में जो प्रजातंत्र हैं वो अमूमन देखे जाते हैं या तो वो संसदीय होंगे या अध्यक्षीय होंगे। दोनों का मैंने फर्क आपको कल बता ही दिया था कि इसमें जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का होता है और इसमें जो राष्ट्रपति होता है वह वास्तविक शक्तियों को एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है यानी कि मंत्री परिषद और जो विधायिका जो होती है उसके बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और इसमें इन दोनों के बीच में पृथक्कीकरण पाया जाता है। यानी कि शक्ति पृथक्कीकरण सिद्धांत के कारण दोनों अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर ये देखा माना जाता है कि ये दोनों ही शासन व्यवस्थाएं प्रजातंत्र की हैं मगर एक दूसरे से विपरीत हैं। लेकिन इन दोनों के मूल गुणों को स्विट्जरलैंड ने ग्रहण कर लिया है और दोनों का सामंजस्य बिठाकर अपने एक नई प्रकार की शासन प्रणाली बना ली है, जिसे काफी हद तक मौलिक शासन प्रणाली कहा जा सकता है। ऐसी शासन प्रणाली किसने बना ली है? स्विट्जरलैंड ने बना ली है। इसलिए हमने यहां पर कहा है कि इसने संसदीय और अध्यक्षीय दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को क्या कर लिया है? समन्वय कर लिया है। अगला पॉइंट है बहुल कार्यपालिका। यह भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि दुनिया के आज के समय में दुनिया में यह माना जाता है पूरे विश्व में कि कार्यपालिका का जो स्वरूप है वह कैसा होना चाहिए? एकल। यानी कि एकल से मतलब यह है कि शासन की सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित होनी चाहिए। ऐसा भारत में भी होता है, ब्रिटेन में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है। वहां पे सत्ता के शीर्ष पर किसी एक व्यक्ति या संस्था को सारी शक्तियां सौंप दी जाती है जो एक इकाई के रूप में काम करती हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड इसका अपवाद है। स्विट्जरलैंड अपवाद है, यह दुनिया के इस मामले में विपरीत है और यहां पर 7 सदस्यीय एक संघीय सरकार, एक संघीय सरकार को शक्तियां दी गई हैं, कार्यपालिका शक्तियां। और ये कार्यपालिका शक्तियां 7 सदस्यों को दी गई हैं और 7 सदस्य एक समान शक्तिशाली हैं, एक समान
शक्तिशाली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सातों के सातों एक समान शक्तिशाली, यानी कि किसी एक व्यक्ति को ज्यादा शक्तियां या अधिकतम शक्तियां या सभी शक्तियां नहीं सौंपी हैं, बल्कि 7 व्यक्तियों को बराबर बराबर शक्तियां सौंपी हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक प्रकार से बहुल कार्यपालिका का समर्थन करते हैं, और बहुल कार्यपालिका यहाँ पर अच्छे से काम कर भी रही है। आमतौर पर करती नहीं है, क्यों, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जब शक्तियां बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अच्छे से काम कर रही है। तो ये चीज दिखाता है कि ये लोग कितने ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, इनके अंदर प्रजातंत्र कितनी गहराई से घुसा हुआ है कि ये लोग 7 सदस्यों की बनी हुई एक सरकार, जो हम बहुल कार्यपालिका कह रहे हैं, उसके साथ कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक अधिकार पत्र तथा मौलिक अधिकार। देखिए यहां पर अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया हुआ है इनके संविधान में। जो इनका जो संविधान है, उस संविधान में जो 1999 में लागू हुआ था और 1998 में बना था, उसमें अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए 1848 में जो संविधान था, ऐसा नहीं है कि उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे, उसमें भी मौलिक अधिकार थे, लेकिन औपचारिक रूप से अधिकार पत्रों की घोषणा उसमें नहीं की गई थी, जो कि 1999 में जो नया संविधान लागू हुआ है, उस संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र की घोषणा की गई है। और अगर बात करें मौलिक अधिकारों की, तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 7 से लेकर 36 में, यानी कि जो जिन्हें अनुच्छेद बोल रहा हूँ वो धाराएं हैं, उन धाराओं में धाराएं 7 से लेकर 36 तक जो मौलिक अधिकार है उनका विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए स्विट्जरलैंड में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वहां पर सभी धर्मों को मान्यता दी गई है, और सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं, पूज सकते हैं, और उनके जो धार्मिक कार्यकलाप हैं उनको कर सकते हैं। वहां पर किसी धर्म विशेष पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ये जानने वाली ये है कि 1848 के जो संविधान था, उस 1848 के संविधान में एक जीट्स धर्म जो हुआ करता था, जीट्स जो धर्म हुआ करता था, ये भी एक प्रकार के क्रिश्चियन धर्म का ही एक है, जो कैथोलिक जो चर्च है वो हुआ करता था। उसके ऊपर क्या था? बैन था। क्या था? एक प्रकार से बैन लगाया हुआ था 1848 के संविधान में जीट्स धर्म पर। लेकिन इससे होता क्या था? इससे धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो धूमिल होता था। इसलिए 1998 में जो संविधान बना और जो 99 में लागू हुआ, उस संविधान में इस चीज को हटा दिया गया, यानी कि अब वहां पर किसी भी धर्म के ऊपर कोई बैन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम आंशिक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ये आंशिक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से क्या मतलब है भाई? आंशिक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन से मेरा मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड में कुछ मात्रा में तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वहां के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन कुछ मात्रा में नहीं। ये कुछ का क्या मतलब है सर, आप पूछोगे? देखिए कुछ से मतलब ये है, पहले तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको ना पता हो, हालांकि आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि जब संघीय सरकार या राज्य सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, संविधान के खिलाफ जाकर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संविधान के खिलाफ काम करे, तब सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को देखेगा, उन आदेशों को देखेगा कि यह संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर संविधान के खिलाफ अगर वो पाए जाते हैं, वो कानून या वो आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए जो आदेश होते हैं, जो कानून होते हैं, वो अगर सर्वोच्च उसके संविधान के अगर खिलाफ पाए जाते हैं, तो उन कानूनों को, उन आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय रद्द घोषित कर देता है। इंडिया में तो यही व्यवस्था है, और अमेरिका में भी यही व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन स्विट्जरलैंड में थोड़ा सा फर्क है। स्विट्जरलैंड में क्या फर्क है? स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है, जो स्तर पर जो सरकार है या संघीय जो व्यवस्थापिका है, अगर वो कोई कानून बनाती हैं या आदेश देती हैं, उनके कानूनों को या उनके आदेशों को वहां की जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो रद्द नहीं कर सकती, वो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, वो जांच नहीं कर सकती है। ठीक है, तो फिर इनको न्यायिक पुनरावलोकन आंशिक रूप से कैसे प्राप्त हुआ? आंशिक रूप से ऐसे प्राप्त हुआ कि वो संघीय स्तर पर जो व्यवस्थापिका है, यानी कि संघीय संसद है या संघीय जो सरकार है, उसके तो कानूनों को, उसके तो आदेशों को वो भले ही जांच ना कर सके, लेकिन जो वहां के जो कैंटन है, कैंटन मतलब एक प्रकार से वहां के जो राज्य हैं,
राज्यों के स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों को या उन कानूनों को वहां पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन उनका किया जा सकता है, और अगर वो संविधान के खिलाफ पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि स्विट्जरलैंड में क्या है, आंशिक रूप से मतलब कम अर्थों में कम रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। भारत या अमेरिका की तरफ पूर्ण रूप से यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। 12वां पॉइंट है बहुभाषी राज्य। बहुभाषी राज्य से मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड में कई भाषा भाषी के लोग रहते हैं। इसमें 74% के आसपास तो जर्मन लोग रहते हैं, और 20% के आसपास फ्रेंच रहते हैं, और इसमें 5% के आसपास इटालियन रहते हैं, और 1% के आसपास रोमन रहते हैं। 1% के आसपास रोमन लोग रहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से लोग रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टोटल इस प्रकार से वहां पर जो जनसंख्या है वो इस प्रकार की भाषा के साथ वहां पर रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी भाषाओं को, चारों भाषाओं को स्विट्जरलैंड ने राजभाषा का दर्जा दे रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुभाषी वाला राज्य है। भारत भी बहुभाषी वाला राज्य है, और भारत में तो देखिए 22 जो भाषाएं हैं उनको संविधान में मान्यता दी गई है, यहाँ तो फिर भी ये 4 ही हैं। ठीक है, 13वां जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपने जब ब्रिटेन का जब शासन पढ़ा होगा, ब्रिटेन वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, तब आपने कानून का शासन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, कानून का शासन, डायसी। कौन, डायसी। डायसी एक विद्वान थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, उन्होंने ये संकल्पना दी थी कानून के शासन की। भारत में भी यही चलता है, कानून का शासन, कानून का शासन। कानून का शासन का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है, और कानून सभी को समान रूप से प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर है, और सभी लोगों पर एक ही प्रकार के कानून लागू होंगे, और सभी लोग एक ही प्रकार के न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। कानून का शासन ये कहता है। मगर प्रशासनिक कानून पर आधारित जो न्यायिक व्यवस्था होती है उसमें यह कहा जाता है कि जनसाधारण और प्रशासनिक अधिकारी इन दोनों के लिए अलग अलग क्या होंगे, कोर्ट होंगे। यानी कि प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका ये कहती है कि जनसाधारण, आम जनता और प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग अलग कोर्ट्स होंगे, और अलग अलग जो कोर्ट्स होंगे वो अलग अलग रूल्स को फॉलो करते हुए अपने निर्णय देंगे। लेकिन कानून के शासन से टोटली उलट है। डायसी का मानना था कि इस प्रकार की व्यवस्था, प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका की व्यवस्था समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाती है। इसलिए उन्होंने कानून के शासन की संकल्पना को प्रोवाइड करवाया, और उसी को लोगों ने ज्यादातर माना। लेकिन स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में। आई होप आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी इन बिंदुओं से, और ये बिंदु आपके एग्जाम्स को लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इनको आप अच्छे तरीके से अगर एग्जाम में लिखेंगे तो मेरा मानना है कि आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं अब तक के लिए। इसके लिए थैंक यू। आगे अगले टॉपिक पे आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।